जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 2 विष के दांत। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय। लेखक नलिन विलोचन शर्मा। जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ। निधन 12 सितंबर 1961 में हुआ। वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी विष के दांत में मध्यमवर्गीय अंतर्विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्यवर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेदपोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। ये कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। विष के दांत पाठ का सारांश। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। वे किसी चीज को तारती फोड़ती न थी, दौड़ती और खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त। सेन साहब नई मोटर कार ली थी, स्ट्रीमलैंड। काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। एक धब्बा भी न लगने पाए। क्लीनर और शोफर को सेन साहब की सख्त ताकीद थी। चून की खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही। एक दिन की बात है कि सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छुकर गंदा कर रहा था और शोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे शोफर से ही उलझ पड़ी। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्राएं से कहा, देखा, आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है। काशू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। काशू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिया के हवा निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। काशू को गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। उसने न आव देखा न ताव, मदन को एक गुस्सा कस दिया। मदन ने काशू पर टूट पड़ा, उसकी मरम्मत जमकर कर दी। काशू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यही है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने काशू के 2-2 दांत तोड़ डाले थे। इसका कारण ये था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। वह दबे पांव बरामदे पर रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला कि अंधेरे में उसका पैर लोटे पर लग गया। ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवशी किसी का अपमान सहन करता है, स्वार्थरहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है।